नमस्कार दोस्तों, रियल स्टडी में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं कृष्ण गोदारा आपके लिए एक नई टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइए। और आज जो अभी मैं लेके आया वो तो उस्मा के, इससे पहले मैंने ध्वनि वाले टॉपिक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो डाल दिए हैं। और रही बात, ये साइंस की टॉपिक है जो आज हम उस्मा कर रहे हैं, ये आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका रीट का हो, चाहे आपका पटवारी का हो, एसएससी का हो या एचएसएससी का हो, सीजीएल का, जो भी एग्ज़ाम होता है जहाँ पे साइंस आता है, जनरल साइंस लगती है, वहाँ पे इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी करते हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और अपना पहला क्वेश्चन है आपके सामने दिखाई दे रहा है। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब उसके अणुओं के बारे में पूछ रहा है कि अणुओं की चाल बढ़ जाएगी, उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, भार बढ़ जाएगा और भार घट जाएगा। यानी गर्म करने पर क्या होगा। गर्म करने पर याद रखना, अगर किसी भी द्रव्य को, मतलब कोई भी पदार्थ है, अगर कुछ उसको गर्म करते हैं तो हमेशा ही ध्यान रखना उनके अणुओं की गति है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर अणुओं की गति बढ़ रही है तो इसका मतलब है उसकी चाल बढ़ जाएगी। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन अपना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपन बात कर रहे हैं किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। किसी वस्तु का ताप यानी जो ताप है वो वस्तु में किस चीज़ का, मतलब क्या चीज़ अभिव्यक्त करता है या क्या मतलब वो परिभाषित करता है, ताप किसे कहते हैं, ये भी मान सकते हैं। ऑप्शन ए है अपना उसके अणुओं की कुछ ऊर्जा का, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, उसके अणुओं की के कुल वेग का, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। तो याद रखना जो ताप है वो क्या करता है, हमेशा वो करता है उसके जो भी अणु होते हैं उसकी गतिज ऊर्जा, उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा को, न कि गतिज ऊर्जा को। टोटल की क्या व्यक्त करता है ताप, हमेशा वस्तु के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, और ये ध्यान रखना है हमें, सबसे मेन फोकस अपना किस पे करना है, मेन फोकस करना है अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है तभी हम अब इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन है अपना, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा, मतलब वस्तु का ताप ये सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा। अब दो वस्तुओं की बात हो रही है, डिटेल से हम पहले के बाद में करेंगे, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप पर की वस्तु में प्रवाहित होगा, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगा, उस वस्तु से पृथ्वी में प्रवाहित होगी, पृथ्वी से उस वस्तु में प्रवाहित होगी। तो ये बोल रहा है, अगर दो बात करें हम, दो वस्तुएं दी हुई है, एक का हाई लेवल टेम्परेचर हाई है और दूसरे का लो है, अगर इनको आपस में संपर्क कराया जाता है, मतलब परस्पर इनको टच करवाया जाता है, तो जो टेम्परेचर है मतलब उसमें उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हमेशा ही ध्यान रखना है। उष्मा उच्च गति से, मतलब उच्च स्तर से किस स्तर की ओर जाती है, लो, यानी हाई से किस साइड में जाती है, लो में। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन अपना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि उस वस्तु की, ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को। अब यहाँ पे ऑप्शन है वो आपको ऐसे दिए हुए हैं, उनमें छोटी सी भी गलती कर दी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कि किसी वस्तु में ताप वृद्धि का अर्थ है वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई है, यांत्रिक ऊर्जा बढ़ गई है, उष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। अगर यहाँ पे ऑप्शन आता, अगर ताप वृद्धि में अगर अणु शब्द इसके साथ और दिया होता तो ऑप्शन अपना ए और डी दोनों सही होते, वरना अभी इसमें दिया अणु तो नाम दिया नहीं है। तो ताप करने से वस्तु की गति बढ़े ये जरूरी नहीं है, पर उसके अणुओं की गति बढ़ती है, ये ध्यान रखना है। तो इससे क्या अपना ऑप्शन कौन सा होगा, डी से होगा। उसमें उसका जो उष्मीय ऊर्जा है यानी उष्मीय ऊर्जा का मान है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है, उसकी चाल घट जाती है, द्रव्यमान बढ़ जाता है, का भार बढ़ जाता है। अब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो ध्यान रखना ये चीज़ें दो इंपॉर्टेंट है, इन पे अगर बंद निकाय है तो ठंडो करें चाहे गर्म करें, ना ही तो भार में परिवर्तन होगा ना ही द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, ये ध्यान रखना है। अगर बंद निकाय है तो इस पे जो ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। और सामान्यतः हमें पता है अगर ताप हम कम करते हैं यानी ठंडा करते हैं तो उसकी चाल क्या है, अणुओं की चाल क्या है,
कम हो जाती है। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण किसने दिया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्टली पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में पूछा गया था कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रत्यक्ष प्रमाण दो प्रकार के दिए जा सकते हैं, एक प्रत्यक्ष होता है और एक होता है अप्रत्यक्ष। मतलब प्रत्यक्ष सीधा मुंह पे थाप मार दे वो तो हो गया प्रत्यक्ष, और अप्रत्यक्ष होता है किसी के पीठ पीछे चुगली करना, मतलब सामने ने आके एक दूसरे माध्यम से कुछ व्यक्त करना, वो होता है अप्रत्यक्ष। सॉरी, ये नॉर्मली बताने के लिए था प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो ये दिया था रमफोर्ड ने। किसने दिया था, रमफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। रमफोर्ड, जूल, डेवी, सेल्सियस। तो भाई ये काम किसने किया था, ये किया था अपना डेवी ने। किसने किया था, डेवी ने। ऑप्शन अपना कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन अपना सही होगा। मतलब ये काम किया था डेवी ने। अब ध्यान रखना क्यों पिघल जाते हैं दो बर्फ के टुकड़ों घिसने। अगर दो वस्तुओं के बीच घर्षण होगा तो हमेशा ही ध्यान रखना, अगर जहाँ पे घर्षण बल है वहाँ पे क्या होता है, हमेशा ही ऊष्मा पैदा होती है। वहाँ पे हमेशा ही क्या होती है, ऊष्मा पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जब कभी कार्य उसमें बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। यानी ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक किसके कहते हैं और इसका मान क्या होता है, 4186 जूल किलो कैलोरी। ध्यान रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है। 4.16 जूल कैलोरी और 1.4186 इंटू 10⁻7 उपरोक्त सभी। तो ये कौन सा होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा सही है। मतलब ये पूछ रहा है जो सूत्र होता है जूल का वो कौन सा है, तो ये कौन सा होगा, अपना ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में ऊष्मा ऊर्जा रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण ऊर्जा में होता है, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। ये ध्यान रखना है। अब पहले आपको पता होना चाहिए मंथन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है जैसे हम घर में घी निकालते हैं, ये करते हैं मंथन करते हैं। अगर किसी भी चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ डाल के अगर हम उसकी गति करवाएंगे तो हमें क्या होगा, याद रखना, हमें वहाँ पे घर्षण पैदा होगा, और घर्षण से क्या होता है, ऊष्मा पैदा होती है। घर्षण से क्या होगा, ऊष्मा पैदा होगी। तो अपना ऑप्शन कौन सा होगा, उसमें डी। अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा, सॉरी, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। किसमें होता है, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है, ऊष्मीय ऊर्जा में। ऑप्शन अपना सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण उच्च होता है। ये अच्छे से पढ़ना है। पहले आपको पता होना चाहिए वाष्प इंजन कौन सा होता है। जो अभी विद्युत का उत्पादन किया जाता है वो वाष्प होता है। वाष्प इंजन में क्या होता है, भी पानी को गर्म किया जाता है और एक साथ एक बार छोड़ा जाता है, वहाँ से इसको यांत्रिक ऊर्जा के रूप में काम में लिया जाता है। जल में विलीन पदार्थ होते हैं। बॉयलर के अंदर निम्न दाब होता है, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। अग्नि अत्यधिक उच्च तापमान, बॉयलर मतलब जहाँ पे कोई भी तरल पदार्थ है वो उबलता है वो क्या होता है, बॉयलर होता है। तो बॉयलर के अंदर हमेशा ही क्या होगा, उच्च दाब होगा। ऑप्शन अपना कौन सा सही होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी ये भी पूछा गया था अपने पटवारी के अंदर। हरियाणा पटवारी था, उसमें पूछा गया था शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है। ऑप्शन ए, शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा हो जाता है अतः गर्म जल प्रतीत होता है। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है। भीतर के जल बाहर निकलता है और प्रवेश से ऊष्मा अवशोषण कर लेते हैं। तो अच्छे से आपको पता होना चाहिए भी
पृथ्वी के अंदर का जो तापमान होता है वो लगभग एक जैसा रहता है, ऊपर का मौसम बदलता रहे। अगर सर्दी होती है तो ऊपर का तापमान क्या होता है, कम हो जाता है पृथ्वी के तल का, और अंदर का तापमान हमें क्या प्रतीत होगा, ज़्यादा प्रतीत होगा। अगर गर्मी पड़ती है तो ऊपर का तापमान ज़्यादा होता है और अंदर का तापमान हमें क्या प्रतीत होता है, कम होता है। कहने का मतलब है पृथ्वी के अंदर क्या होता है, जो तापमान होता है वो लगभग एक जैसा होता है। इस वजह से ये क्रिया होती है। तो अपना कौन सा होगा, पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होगा, क्योंकि सर्दियों के अंदर ऊपरी सतह का तापमान क्या होता है, हमेशा ही कम होता है। नेक्स्ट, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फारेनहाइट। वैसे तो देखिए तापमान की सभी इकाइयाँ होती है, पर यहाँ पे हमें ये पूछ रहा है अभी, जो किस में पूछ रहा है, ये एसआई सिस्टम में जो होती है वो कौन सी होती है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार अलग अलग मात्रक होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग पूछता है। तो एसआई सिस्टम में कौन सी होती है, केल्विन। अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन अपना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है, कैलोरी, किलो, कैलोरी, जूल, डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा नहीं है, ये ध्यान रखना है, ऊष्मा का मात्रक नहीं है। तो डिग्री सेल्सियस नहीं है, क्योंकि डिग्री सेल्सियस है वो किसका मात्रक है, ताप का है। अच्छे से ध्यान रखना है, ये तीनों ही इसके क्या है, हैं, और ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ताप का एसआई मात्रक है केल्विन। अभी पीछे वाला क्वेश्चन है उसी के अंदर से बनाया गया, केल्विन, सेल्सियस, सेंटीग्रेड और फारेनहाइट। तो ताप का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है अभी, फारेनहाइट, सॉरी केल्विन। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1 किलो कैलोरी में ऊष्मा का मान होता है। ये क्वेश्चन रीट 2018 में पूछा गया है। 4.2 जूल, 4.2 इंटू 10 की पावर 2 जूल, 4.2 इंटू 10 की पावर 3 जूल, 4.2 इंटू 10 की पावर 4 जूल। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इसका कौन सा होता है, ऑप्शन अपना कौन सा होगा, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जल प्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है। अधस्थल पर जल की स्थिति ऊर्जा अधिक होती है। अधस्थल पर पृष्ठ ऊर्जा उपलब्ध कराता है। गिरे हुए जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। गिरता हुआ जल प्रवेश से ऊष्मा शोषण कर लेता है। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा, ध्यान रखना, अधस्थल पर जल का तापमान, जल प्रताप में जो अधस्थल होता है, मतलब ऊपर से नीचे पड़ता है, वहाँ जो अधस्थल होता है उसे बोलते हैं। तो वहाँ पे हमेशा ही क्या होता है, गिरे हुए ऊष्मा में बदल जाते हैं, क्योंकि ऊपर से जल गिरता है तो यहाँ पे क्या होता है, टक्कर होती है। यहाँ पे क्या होती है, टक्कर होती है। समझ गए, पानी ऊपर से पड़ेगा, टक्कर होगी, टक्कर होगी तो जहाँ पे कोई भी दो कण आपस में टकराएं या कोई भी दो पदार्थ आपस में टकराए तो वहाँ हमेशा ही क्या पैदा होगी, ऊष्मा पैदा होगी। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गर्मियों में ताप 46 डिग्री हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है। अब ऑप्शन कौन कौन से सही है, रेगिस्तान की पौधों की छाया में बैठकर, मतलब ये बोल रहा है अगर तापमान ज़्यादा है तो ऊंट अपनी राहत महसूस करेगा भी। क्या रेगिस्तानी पौधों को छाया में बैठकर अपने शरीर का ताप को 42 डिग्री से बढ़ाकर अपने शरीर में पानी का संचय करे, उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब जो इसका क्या होता है, ऊँट का जो सामान्य तापमान होता है 42 डिग्री सेल्सियस, इसको ये क्या है, बढ़ा लेता है। तो इसका जो अपने तापमान और मतलब वातावरण का तापमान सेम हो जाता है, मतलब बराबर हो जाता है। इस वजह से गर्मी में ऊँट को ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती। ऑप्शन अपना कौन सा सही होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, मतलब कोई बर्फ़ का टुकड़ा है उस पर उसका दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक में क्या परिवर्तन होगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा। तो दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक क्या है, घट जाएगा, क्योंकि ऊपर से उसमें तापमान मिलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और एक बात और दोबारा बोलना चाहूँगा, आपको कैसी लगी है वीडियो, क्या हमें सुधार करना चाहिए, तो अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें और अपने ऑप्शन भी ज़रूर लिखें। साथ के साथ गैस तापमापी व द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है, क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसका प्रसारण गुणांक अधिक होता है।
ई हल्की होती है, डी ये विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। तो ये क्या होता है, इसका प्रसारण जो गुणांक होता है वो अधिक होता है। और ये एक और लास्ट इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको किसी भी प्रकार के नोट्स चाहिए तो जो लिंक दिया है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।